हेडिंग लिख लेना रिलेशन। रिलेशन, अब देखो ये जो रिलेशन है ना बेटा दो पार्ट में है। पार्ट वन क्लास 11th में हम कवर अप करेंगे और पार्ट टू जो है वो हम क्लास 12th में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको पढ़ना है रिलेशन पार्ट वन। क्लियर है ना। अब देखो इसमें रिलेशन सम, अच्छा रिलेशन है क्या बेटा, व्हाट इज अ रिलेशन। किसी भी दो चीज का रिलेशन होता है, जैसे अपन लोग का एक रिलेशन है, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, ठीक है, एक फादर डॉटर का रिलेशन होता है। तो रिलेशन हमेशा क्या अपन करते हैं, किसी भी दो चीजों में डिफाइन करते हैं। अब मैथमेटिक्स के अंदर एक नंबर और एक वेरिएबल में आप रिलेशन बना सकते हो, दो नंबर्स के बीच में भी रिलेशन बना सकते हो, दो एलिमेंट्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमको आगे पढ़ना है। फिलहाल रिलेशन पढ़ने से पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। रिलेशन को समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। तो हेडिंग लिखना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक कवर अप करते चलते हैं, ठीक है। अब चलो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब मान के चलो मैं कोई भी दो नंबर लिखूं, जैसे मैं कोई भी दो नंबर लिख देता हूं यहाँ पर 3, 2, और अगर इनमें ब्रैकेट लगा दूं 3, 2 ये दो नंबर लिख के अगर मैं यहाँ पर दो ब्रैकेट लगा दूं, क्लोज कर दूं ब्रैकेट के अंदर इस दो नंबर को, तो ये कहलाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर मैं कोई दो नंबर को सिर्फ ऐसे लिख दूं 3, 2, तो ये कहलाता है अनऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाएगा ये, अनऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर है क्या, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। अब तुम देखे होगे कभी जब तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं बेटा, जब हम कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व किए होगे, जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। इसमें जब आप इसके जीरोस निकालोगे, इसका x फाइंड आउट करोगे, तो इसका x आएगा 4, 2। इसका दो आंसर आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू 4 और एक आएगा x इज इक्वल टू 2, राइट। अब तुम बताओ, किसी ने लिखा कि x इज इक्वल टू 4, 2 तो भी करेक्ट है, और अगर किसी ने ये लिखा कि x इज इक्वल टू 2, 4 तो भी करेक्ट होगा। दो आंसर आएंगे उस पॉलिनोमियल के, या 4 और 2, तो पहले 4, 2 बोलो या 2, 4 बोलो, या 4 and 2 या 2 and 4, बात एक ही होती है, राइट और नॉट। यस सर। यानी कि 4, 2 लिखो इस केस में, या 2, 4 लिखो, यानी 4 and 2 लिखो या 2 and 4 लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। दैट इज वाई दे आर नोन एज अ अनऑर्डर्ड पेयर। यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, 4, 2 लिख दो या 2, 4 लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर को कोई अहमियत नहीं है, यानी कि इसके में ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट इज वाई दे आर नोन एज अ अनऑर्डर्ड पेयर। आया समझ में। यस। अब यही चीज, यस सर। अगर यही सेम चीज को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं ना, अगर यही सेम चीज को मैं ब्रैकेट में लिख दूं 2, 4 एंड 4, 2, अगर मैं ब्रैकेट लगा के लिख दूं, तो अब ये बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब वो पेयर जिसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स के बीच के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो, सीधा सीधा कार्टेशियन प्लेन का यूज करके देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। अक्सर ये ऑर्डर्ड पेयर हम कार्टेशियन प्लेन में ही प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं ये कार्टेशियन प्लेन ले लूं, सपोज दिस इज y एंड दिस इज x, तो तुम बताओ ध्यान से मुझे, तुम्हारा x, y कहाँ आएगा, सॉरी
2,4 कहाँ आएगा? अगर मैं 2,4 प्लॉट करूं तो ये 1 2 ये ले लेते हैं, 4 यहां ले लेते हैं, तो समथिंग यहां पर आएगा 2,4। और अगर मैं 4,2 दिखूं इस कार्टेशियन प्लेन में, अगर मेरे को 4,2 ढूंढना पड़े तो 4,2 कहाँ आएगा? तो ये 1 2 ये हो गया 3 4, ये 4 और यहाँ समथिंग 2, तो ये आएगा आपका 4,2। तुम बताओ ये दोनों पॉइंट अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, यस सर। राइट? यस सर। ये होता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में ना दो नंबर के बीच का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2,4 कर दोगे, 4,2 कर दोगे, तो ये दोनों अब एक ही चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीज हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, ठीक है? पहले बताओ यहां तक आया समझ में? यानी हम यहाँ बोल यस सकते सर। हैं 2,4 इज नॉट इक्वल टू 4,2। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी में आपको एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ, उसका क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, उसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन एक आता है। जैसे मान के चलो दिया होगा इफ x-3 कॉमा y-5। अब देखो यहां ध्यान से देखो, यहाँ दो एलिमेंट है बेटा, दो एलिमेंट है और ब्रैकेट में है, तो क्या ये एक ऑर्डर्ड पेयर है? राइट? और यस अगर सर। बोलूंगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है 3,9 के, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इक्वल है 3,9 के, तो इसका मतलब क्या होगा? अब क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये उसी कंडीशन में होगा जब इसका ये x इसके इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये जो y है ये किसके इक्वल होना चाहिए? 9 के इक्वल होना चाहिए। 9 क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल होना चाहिए और सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए। तो बताओ क्या आएगा? x-3 मस्ट बी इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6, एंड 6 y-5 मस्ट बी इक्वल टू 9, तो बताओ y कितना आ जाएगा? 14। बताओ क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। अब देखो बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी टू सेट का प्रोडक्ट निकालना। अब जैसे आपको मालूम है कि दो नंबर के बीच में हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट? सेम वैसे ही दो वेक्टर्स के बीच में भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही दो मैट्रिसेस के बीच में भी या दो डिटर्मिनेंट के बीच में भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम उसी तरीके से दो सेट्स के बीच में भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट? और जब हम दो सेट्स के बीच में प्रोडक्ट निकालेंगे उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आया समझ में? जब हम दो सेट्स के बीच में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आया समझ में? बोलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, तो अब देखो बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट में निकलता कैसे है? अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे कि मान के चलो एक सेट ए है हमारा, पहले ले लेते हैं, एक सेट ए है हमारा 1,2, और एक सेट बी है मेरा ए, या एक सेट बी है मेरा p,q। सेट ए है 1,2, एक सेट बी है मेरा p,q। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है बेटा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, उसको मैं कैसे लिखूंगा? उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ध्यान से देखो, मैं इसको ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको ए डॉट बी भी नहीं बोल रहा हूं। हर एक को प्रोनाउंस करने का, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना कि उसको क्या बोला जा रहा है। जैसे कि वेक्टर्स में हम दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ए डॉट बी या ए क्रॉस बी। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अभी वेक्टर क्वांटिटी, पता नहीं, मे भी आगे आप पढ़ोगे अभी, ठीक है? तो कभी भी ना बोलते कैसे हैं ये ध्यान रखना, चैप्टर चैप्टर सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज में अलग अलग चीजें प्रोनाउंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी या ए इंटू डी दिख रहा होगा, इसको आप कैसे रीड करोगे?
इसको आप रीड करोगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आया समझ में? इसको आप कैसे रीड करोगे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होगा क्या बेटा? तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? आपको क्या करने हैं, ए के जो एलिमेंट है उनका जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है बी के एलिमेंट के साथ बनाना है। या मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में ये बोलूं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके हर एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाओ बी के एलिमेंट के साथ। तो अब तुम देखो ये बनेगा कैसे। सिंपल है। अब जैसे ए के दो एलिमेंट है 1,2, तो पहले हम ए का फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं 1। अब हमको क्या करना है, इस ए का एलिमेंट 1 से हमको ये बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो हम बना लेते हैं। तो तुम बताओ, पहले बताओ ए का एलिमेंट हम पहले लिखेंगे क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो पहला एलिमेंट हमेशा ए का ही लिखाएगा। तो बताओ, मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ये बना सकता हूं 1, P, 1 के साथ P को लिख लो। उसके बाद बताओ सेकंड क्या बनेगा, ये लिख सकता हूं 1, Q। राइट। तो देखो 1 का रिलेशन ये बी के एलिमेंट के साथ ये दो ही होंगे, 1, P एंड 1, Q। ठीक है। वैसे ही अब फर्स्ट जो ए एलिमेंट का आपका सेकेंड एलिमेंट है दैट इज 2, उसको मैप करो बी के एलिमेंट के साथ। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2, P और 2, Q। राइट। तो Yes, sir. ये लिख दिया बेटा मैंने लिख दिया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है क्या? हमको ए के एलिमेंट्स या ए के जो मेंबर्स हैं उनके जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सके बी के मेंबर के साथ हमको बनाना था। तो देखो ए के पास दो एलिमेंट था 1, 2। तो अगर मैं इस 1, 2 के हेल्प से ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं बी के एलिमेंट के रिस्पेक्ट से तो क्या बनेगा, 1P 1Q, ये एक बन गया। अगेन 2P 2Q। बताओ टोटल इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए के एलिमेंट का और बी के एलिमेंट के साथ। राइट और नॉट? Yes, sir. यस सर। इसको हम बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक, पहले बताओ कोई डाउट यहां तक? No, sir. सेम नो सर। सेम वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालो, अब इसको वैसा वाला मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन मत समझ लेना, 2 into 3 और 3 into 2 एक ही बात है। अब यहां हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया अगर ऑर्डर्ड पेयर होता है तो 2, 3 और 3, 2 दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालूंगा तो तुम बताओ क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। बी के एलिमेंट के साथ हमको हर पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाना है ए के एलिमेंट को लेके। तो चलो बताओ क्या बनेगा पहले, P, P, 1, P, 1, P, 2, ठीक, Q, 1, Q, 2। और कॉमा 2। अब ध्यान से दोनों के एलिमेंट को देख लो, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं लिखे हुए हैं। 1, P और P, 1 दोनों अलग अलग बातें हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। राइट और नॉट? ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो हमको यहां से क्या पता चला, हमको यहां से ये पता चला कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। तो ये चीज याद रखना। और ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तुम्हारा x, y एंड y, x आर टू डिफरेंट थिंग्स। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। डन ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। देखो इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, ध्यान से देखो
अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए? 2. 2. कितना? 2। अरे भाई भूल गए क्या सेट चैप्टर पूरा का पूरा? रिवीजन करो भाई, बिना रिवीजन करे फिर मैथ से डर लगने लगेगा। मैथ्स इजी करना है तो सेट चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेट चैप्टर से ही रिलेटेड है आपका पूरा रिलेशन और फंक्शन। पूरे रिलेशन फंक्शन में आपको सेट का यूज होता हुआ दिखेगा। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 2, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? बी में कितने एलिमेंट हैं? 2. 2. तो अब तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है? 4. ए क्रॉस बी कितना दिख रहा है? यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो क्या बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हमको यही दिख रहा है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज Yes, sir. Yes, sir. which is Yes. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं अभी आगे लिखवाऊंगा, फिलहाल अभी मत लिखो। कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर है? सिमिलरली Yes, sir. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए भी बोलोगे तो एक ही बात है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 4 ही आएगा। क्लियर है यहां तक? चलो अब मुझे आप लोग एक करके बताओ। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज सेट ए है, सपोज सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है आपका x y, x y। मुझे आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के बताओ, मुझे आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के बताओ जल्दी। डन? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या आएगा बेटा? हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है, यानी ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते जाना है। चलो बताओ क्या बनेगा? फर्स्ट 1 x 1, x, 1 1, y, अगेन 2 2, x x, 2, 2 y, Bye. अगेन 3 3, x, और 3, y. राइट, यही बना आपका। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बताओ आप टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 Six. 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। चलो इसको एक बार चेक करते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए? 3. 3। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी? 2. 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी कितना हो 3 जाएगा? into 2. into 2 which is equal to 6। या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, it is nothing but number of elements in A multiply by number of elements in B which is equal to 3 into 2 which is 6। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Please note it down, यहाँ लिख लो बाजू में लगे तो फॉर्मूला A क्रॉस B is nothing but number of elements in A multiply by number of elements in B। और याद रखना ये भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में जितने होंगे उतने ही बी, ए क्रॉस बी में जितने होंगे उतने ही बी क्रॉस ए में भी होंगे, राइट? एक मिनट, डन ना बेटा? Done, sir. Done. Yes, sir. ठीक है, चलो नाउ बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, देखते हैं समझ में आया कि नहीं आप लोग को। मान के चलो अगर मैं बोलूं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी है,
और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, सेट बी अगर q है, तो बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी? P into Q. PQ. p into q, right? p into q. और व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b क्रॉस ए, PQ. Q राइट? into P. PQ. इंटू p बोलो या p इंटू q बोलो, एक ही बात है। क्लियर है ना? आगे अच्छे से समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो एक सेट ए है, विच इज दिस, बताओ क्या बोलते हैं इसको? Null set. Null set. नल सेट, राइट? याद रखो भाई, नल सेट को इससे या 5 से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो याद रखो नल सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा याद रहना चाहिए। तो सपोज ए हमारा एक नल सेट है और बी हमारा एक सेट है 1, 2, 3। तो तुम बताओ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या आएगा? Null set. नल सेट। नल सेट अगर बेटा देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर आपका नल सेट आ रहा है, ए क्रॉस बी अगर आपका नल सेट आ रहा है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग ये हो जाएगा, या तो आपका सेट ए नल सेट होगा या सेट बी आपका नल सेट होगा, और या तो ए एंड बी दोनों नल सेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। अगर आपका दो सेट में से कोई भी एक सेट नल सेट है, तो उसका आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? नल सेट। आया समझ में? दो सेट में से अगर कोई एक सेट भी आपका नल सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी अगर नल सेट आ रहा है, तो ये बोल सकते हो या तो ए नल सेट होगा, या तो बी नल सेट होगा, या तो दोनों नल सेट होंगे। और दोनों नल सेट है तो भी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका नल सेट। पहले बताओ आया समझ में क्या बोला मैंने यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. हमारी पूरी कहानी खत्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा अभी तक, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इतना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक, चलो अब हमारे अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा हम, दैट इज रिलेशंस, जो हमारा इस चैप्टर का हेडिंग है। नाउ राइट डाउन द हेडिंग रिलेशंस। नाउ ये वर्ड रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई दो चीज को आपस में रिलेट करते हैं, राइट, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हमारे बीच में क्या रिलेशन हो गया? एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, राइट। एक फादर और एक डॉटर में क्या रिलेशन रहेगा? फादर डॉटर का रिलेशन रहेगा। तो किस अगर आपको रिलेशन डिफाइन करना है, तो आप किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो। वैसे ही अगर हम मैथमेटिक्स में रिलेशन को डिफाइन करना चाहें, तो मैथमेटिक्स को रिलेशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी दो नंबर के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करो, या किसी भी एलिमेंट्स के बीच में भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आया समझ में? और अगर मैं बोलूं Yes. अगर आपको कि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर मुझे या एलिमेंट्स के बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है, तो हमको एलिमेंट्स कहां पर मिलते हैं? एलिमेंट्स हमको कहां पर मिलते हैं? सेट के Sets अंदर, में. राइट। सेट के अंदर हमको एलिमेंट मिलता है। सपोज मैं यहाँ पर दो सेट ले रहा हूँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सेट का। ये सेट ए हो गया मेरा, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये सेट बी हो गया मेरा, सेट बी हो गया 1, 2, 4, 9 और 10। सपोज मैं ये दो सेट ले रहा हूँ, ये हो गया मेरा इस सेट में सेट ए और सेट बी, और ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे? अब ये हमारे पास दो सेट हैं, इनके एलिमेंट्स हैं। अब इनके बीच में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे।
तो देखो बेटा, कभी भी जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिलेशन को डिनोट किससे करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना है मुझे। अब मान के चलो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब सेट ए और सेट बी के बीच में अगर मुझे एक रिलेशन को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मैं उस रिलेशन को किससे डिनोट करूंगा? तो रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय आर। हम आर से रिलेशन को जनरली डिनोट करते हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आर से ही करना है, आप दूसरे अल्फाबेट से भी कर सकते हो, पी क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी आपको अल्फाबेट से आप डिनोट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इन जनरल हम आर से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरी चीज, अगर यहाँ पर मेरा दो सेट है बेटा, एक सेट ए और एक सेट बी, यानी अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के अगर मुझे रिलेशन को डिफाइन करना है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं रिलेशन को डिफाइन कर सकता हूं फ्रॉम ए टू बी, या तो मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा फ्रॉम ए टू बी, या तो मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा फ्रॉम बी टू ए। राइट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं। या ए से बी के बीच में रिलेशन बना देंगे, या बी से ए के बीच में रिलेशन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो हम हमारे बीच में भी दो रिलेशन बन सकता है। या तो एक रिलेशन बन सकता है टीचर टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, या तो एक रिलेशन बन सकता है स्टूडेंट्स टूवर्ड्स द टीचर। राइट, तो सेम अगर कभी भी हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उनके बीच में जब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो या तो हम ए से बी कर सकते हैं, या तो बी से ए कर सकते हैं। तो यहां पर मैं उसी चीज को लिख देता हूं, रिलेशन विल बी डिफाइंड, रिलेशन will be defined between two sets। पहले तो ये समझो कि रिलेशन कभी भी हम टू सेट्स के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। राइट, कभी भी हमको कोई भी रिलेशन डिफाइन करना है, तो मिनिमम टू सेट्स तो हमको चाहिए रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो ए से बी में बताएंगे, या तो बी से ए में बताएंगे। तो उसको हम लिखते कैसे हैं बेटा? जैसे मैंने मान लिया कि रिलेशन आर, एक रिलेशन में आर बता रहा हूं सच दैट, अगर मैं रिलेशन ए टू बी डिफाइन कर रहा हूं, तो उसमें मैं लिखूंगा आर सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, या ए टू बी। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे? रिलेशन आर इज डिफाइंड सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मैं रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रहा हूं? ए टू बी में। या तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक रिलेशन में डब्ल्यू ले लूं सच दैट इट विल डिफाइन फ्रॉम बी टू ए। तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है कि ठीक है, रिलेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी कर रहे हैं कि बी से ए कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर में बहुत मैटर करेगा। ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिलेशन हम बना लेते हैं। ठीक है, सेट ए और सेट बी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन आर में डिफाइन कर देता हूं। तो मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूं, आर इज इक्वल टू। अब बेटा देखो, रिलेशन जब भी डिफाइन किया जाता है ना, जनरली इट विल डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मालूम होगा सेट को डिफाइन करने के तीन तरीके मैंने आपको बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो रिलेशन को जनरली हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं डिफाइन करके, सेट ए और सेट बी के बीच में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं आर। ठीक है, क्या रिलेशन है ये रिलेशन आर में डिफाइन कर रहा हूं जिसमें ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर रहेगा सच दैट जो ए है, स्मॉल ए, ये वाला जो ए है, इट विल बिलोंग्स टू सेट ए, एंड ये वाला जो स्मॉल बी है इट विल बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब समझो, रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, यानी ये जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है दिस आर नथिंग बट योर ए। ठीक है, ये ए जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे, और ये जो बी जो है स्मॉल बी, वो हम सेट बी के एलिमेंट्स को बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। एंड रिलेशन क्या बनाया मैंने दोनों के बीच में कि ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी आना चाहिए मेरा।
ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। तो इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन को किसी भी दो सेट्स के बीच में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनाया मैंने, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, बी आना चाहिए। तो चलो डायग्राम से देखते हैं, यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या आएगा। अगर ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और बी जो है सेट बी का एलिमेंट है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी कौन कौन से केसेस में हो रहा है, ध्यान से देखो। 1 का स्क्वायर करूंगा, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, यानी 1 के स्क्वायर से हमको यहाँ 1 मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये एक रिलेशन हो गया मेरा, ये दोनों आपस में मैं हम बोल सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड विद 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर करने से बी मिल रहा है, करेक्ट है। अगेन 2 का स्क्वायर करने से हमको क्या मिलेगा, 4। तो अगेन यहाँ पर एक और रिलेशन दिख रहा है हमको कि 2 का स्क्वायर करने से हमको क्या मिलेगा, 4। यानी ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ये दोनों के बीच में, तो इससे हमको कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे हम देखते हैं। 1 इज रिलेटेड विद 1, अगेन दिस 2 इज रिलेटेड विद दिस 4, अगेन 3 का स्क्वायर करने से 9 मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस 3 इज रिलेटेड विद 9, राइट। अब देखो 4 का स्क्वायर करने से 16 मिलेगा, जो कि यहाँ कहीं नहीं है, तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर। 5 का स्क्वायर करने से 25 आएगा, उसका भी यहाँ पर कोई रिलेशन हमको हमारे पास है नहीं। तो अब तुम बताओ, ये तो हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो बता सकते हो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तुरंत बता सकते हो, बताओ क्या क्या होगा, क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा देखो, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ए के ही एलिमेंट लिखे जाएंगे बाद में बी के, राइट। तो पहला हमारा रिलेशन 1,1 है, तो फर्स्ट लिखा जाएगा 1,1। अच्छा बताओ नेक्स्ट क्या है, 2,4, तो सेकंड हम लिखेंगे 2,4, ठीक है। उसके बाद क्या है 3,9, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे 3,9। तो ये हो गया बेटा हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो तीनों ही रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके समझा दी है। ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहां आपका ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहां आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी साफ साफ दिख रही है, दिस इज योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये होता है, इस टाइप से हम किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, जैसे यहाँ 1 से रिलेट कर रहा है, तो हम उसको ऐसा भी लिखते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1R1, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 1। वैसे ही अपन बोल सकते हैं 2 इज रिलेटेड टू 4, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 2R4 का मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4। वैसे ही हम बोल सकते हैं यहाँ 3 इज रिलेटेड टू 9, 3 इज रिलेटेड टू 9, इसका मतलब जो ये जो 3 है वो किससे रिलेट कर रहा है, 9 से, तो 3R9, 3 इज रिलेटेड टू 9। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा किसी भी दो सेट्स के बीच में आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन दिया होगा, तो फिर उस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सेट्स आपको दिए होते हैं, रिलेशन जनरली आपको दिया होता है। रिलेशन को कैसे रीड करना है, ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मुझे रोस्टर फॉर्म में पहले बता दो, रोस्टर फॉर्म में क्या आया है बेटा आपका, 1,1 -1,1 ऐसे करते हैं यहाँ से 1,1, ठीक है। -1,1 भी आया होगा, करेक्ट है। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो ये आपका आया होगा -1,1, ठीक है। अगेन 0 का स्क्वायर करने से 0 मिल रहा है, तो आया होगा 0,0, करेक्ट है। Yes sir. 2 का स्क्वायर करने से आपको 4 मिल रहा है, तो ये आपका आया होगा 4 4, और -2 का भी स्क्वायर -2,4 तो आपका ये आ रहा होगा -2,4। बताओ यहाँ तक क्लियर है, Yes sir. Yes sir. ठीक है।
फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, कल की क्लास कोई मिस मत करना। प्री इमेजेस क्या होता है, इमेजेस क्या होता है, डोमेन और रेंज, ये हम कल कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा, ख्याल रखो अपना।